जय हिंद। तो आइए आज हम आपको ज्योग्राफी के एस्ट्रोनॉमी के विषय पढ़ा रहे थे। एस्ट्रोनॉमी में आपको हम यहाँ तक बता चुके हैं, एक बार और रिवाइजिंग करा देते हैं, ये आपको याद आ जाएगा। तो आपको एक ये सूर्य के जो हम लोग सूर्य के भाग को हम लोग मतलब काटे हैं, इसलिए सूर्य गोल होता है, हम इसको काटेंगे तो ये आंतरिक भाग आएगा। तो ये वाला हम लोग बीच के भाग काटे हैं, बीच के भाग काटे हैं। तो ये सूर्य हो गया, ये इसका कोर हो गया, ये कोर हो गया। इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। इसमें 15,000 डिग्री 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसमें 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। ये कोर अवस्था होता है। इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। ये प्लाज्मा अवस्था में रहता है। यह प्लाज्मा अवस्था में रहता है। यह प्लाज्मा अवस्था में रहता है। प्लाज्मा अवस्था में ये रेडियोएक्टिव जोन बोलते हैं, इसको रेडियोएक्टिव जोन बोलते हैं। इसमें एक्सरे और गामा रे किरणें होती है, किरणें। इसी में फोटोन होता है, फोटोन होता है। इसी में फोटोन होता है। इसी में से प्रकाश निकलता है, जो इस प्रकाश को पृथ्वी पर जाता है, हम लोग के पास जाता है। और इस प्रकाश के फोटोन इसमें होता है, तो इसको ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसके अब इसको ठंडा करने के लिए ये कन्वेक्टिव जोन है। कन्वेक्टिव जोन इसको बोलते हैं। इसमें हाइड्रोजन का सेल होता है, बैटरी का सेल होता है। इसमें बैटरी का इसे गोल गोल सा सेल बना होता है। जो हमारे प्रकाश निकलता है, फोटोन, गामा किरणें, अल्फा किरणें, एक्सरे और गामा रे किरण निकलता है, तो उसको ये ठंडा करता है। ये जो बैटरी के समान आकृति जो चित्र है, ये हाइड्रोजन का बना सेल होता है। ये क्या करता है, जो हमारा गामा रे किरणें होता है, ये निकलता है यहाँ से, तो इस किरणें को ये ठंडा कर देता है, कुछ हद तक ठंडा कर देता है, और ये पृथ्वी पर जाता है तो अधिक नुकसान नहीं करता है। हमारा ये मान लीजिए कि पृथ्वी है, ये हमारा मान लीजिए कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और हमारा ये वायुमंडल है। यहाँ अरोरा बोरियोलिस है, अरोरा बोरियोलिस। यहाँ पर उत्तर में अरोरा ऑस्ट्रेलिस है, अरोरा एस्ट्रोसियस है। ये हमारा मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। देखिए, हम यहाँ तक आपको बता चुके थे कि ये कोर होता है। इसमें 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसमें ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। इसी में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, और ये एक्सरे और गामा रे किरणें, इसमें फोटोन पाया जाता है। जो यहाँ से किरणें निकलती है, इसको हमारा जो हाइड्रोजन की बना बैटरी का सेल होता है, वो इसको ठंडा कर देता है, कुछ हद तक ठंडा करता है, जो हमारा पृथ्वी पर आने के बाद हमारे शरीर का नुकसान नहीं कर पाता है। और ये तो ठीक है कि फोटोन को ये कर दिया, थोड़ा नॉर्मल कर दिया, बट जब इसमें 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, जब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, 15 मिलियन, तो इसमें हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन होता है। इसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, 75% हाइड्रोजन, 75% हाइड्रोजन, और हीलियम 24% ओनली कोर में ही हो जाता है। बाकी 1% में ही जो बचा हुआ रहता है, सब में निहित होता है। बट इसमें 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम, यानी कि 99% हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन का प्रक्रिया 99% कोर में ही हो जाता है। अगर यही अधिक होगा, बाय द वे, इस संलयन की क्रिया अधिक होगा, तो ये बाहर फेंकेगा, या फेंकेगा तो ये प्लाज्मा अवस्था में रहेगा, ये अधिक तापमान रहेगा। तो यही जो ये संलयन क्रिया अधिक होती है ना, तो ये फेंकता है। जब फेंकता है ना, तो दूर तक ये बैटरी को चीरते हुए पार कर देता है। ये बैटरी देखिए, बाहर से देखने में छोटी आकृति लगता है, और इसको अंदर से देखेंगे तो ये आकृति इसका बड़ा होता है, बैटरी की आकृति बड़ा होता है। तो आप यहाँ तक समझ चुके होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जब ये संलयन क्रिया जब तेज़ी से होती है, तो यह बाहर फेंकेगी। जब ये बाहर फेंकेगी, अगर ये बाहर गया और ये 7000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, अगर ये 7000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, तो अब ये हमारे पृथ्वी पर दूसरे ग्रह पर जाएगा। ये दूसरे ग्रह पर जाएगा। जब ये दूसरे ग्रह पर जाएगा तो नुकसान करेगा। तो पृथ्वी पर हमारी आता है ना, ये जो हमारे ये कोर से निकला हुआ रहता है, जो तापमान, ये क्रिया अधिक संलयन क्रिया होने के बाद यहाँ से निकलती है, और ये अधिक तापमान होने के कारण बैटरी को चीरते हुए बाहर निकलती है तेज़ी से, तो दूसरे ग्रहों तक जाती है। जब ये हमारे पृथ्वी पर आती है, तो हमारे पृथ्वी को नुकसान ना करे, इसलिए हमारे पृथ्वी के पास ऊपर में बोरियोलिस और नीचे में अरोरा ऑस्ट्रेलिस वायुमंडल है, जो कि
हमारा ये इसको जलाकर खत्म कर देती है, ये अपनी तरफ खींच लेती है अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण खींचती है अपनी तरफ, पर पृथ्वी से पहले वायुमंडल पर जाता है, वायुमंडल पड़ता है, जिस कारण इसको अरोरा बोरियलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस अपने तरफ जो जिसके नज़दीक में ये जाएगा वो अपनी तरफ खींच के इसको जला देता है, उधर ख़त्म कर देता है। उसी समय हमारे संचार में बांधा आता है, उसी समय संचार बांधा आता है। और यही से अगर देखिए ये होता है, जो ये हमारा बाहरी भाग है कन्वेक्टिव जोन, बाहरी भाग में 0 डिग्री से 40 डिग्री तक यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर संलयन क्रिया हो रहा है, अधिक क्रिया होने के बाद तेजी से फेंका, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर यही कम बाई दे ये यहाँ से संलयन क्रिया हुआ, एक तो गया 7000 में, तो ठीक है ये बाहर चल गया। अगर बाई दे कम फेंका और बैटरी को चिरते हुए गया, और इसका बैटरी को चिरते चिरते इसका मतलब कि जो तापमान है कम हो गया, भाई देव अगर इसका कम हो गया तो इसका तापमान कम होगा तो ऊर्जा भी कम होगा। जब ऊर्जा कम होगा तो ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य अपनी तरफ खींच लेगा। अगर इसका 4000 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो सूर्य अपनी तरफ खींच लेगा। जब सूर्य इसको अपने तरफ खींच लेगा तो इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका सौर कलंक। इसको क्या कहेंगे, सौर कलंक। तो सौर कलंक जब सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इसको अपने तरफ खींचता है तो इसका पूरा ऊर्जा खत्म हो गया रहता है और तापमान बहुत कम हो गया रहता है, जिस कारण ये बैटरी को चीर नहीं पाता है। उधर साथ समय बैटरी के खाली जगह पर देखे होते हुए ये अंदर की ओर आ जाता है। अगर ऐसा ही सौर कलंक है, अगर इस तरह का ही सौर कलंक एनी टाइम चलते रहता है। अभी तक में देखिए 2013 में देखा गया है कि 2013 में देखा गया है कि 23 सौर कलंक घूम चुका है ऑलरेडी, 11 साल में पूरा करता है। कैसे पूरा करते हैं बताते हैं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक सौर कलंक गया ना, एक सौर कलंक आया तो एक सौर कलंक 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक जाता है। 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक ये जाने में इसको 5.5 साल यानी कि 5.5 साल लगता है। एक बार इस सौर कलंक को 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक जाने में 5.5 साल लगता है, और वही 5.5 साल आने में भी लगता है इसको। तो टोटली एक चक्कर लगाने में दोनों तरफ के कितना साल लगा, 11 साल। टोटली एक बार 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक सौर कलंक को चक्कर लगाने में कितना साल लगा, तो 11 साल। 11 साल लगा। वही 2013 में देखा गया है कि सौर कलंक 23वां सौर कलंक घूम गया है। 2013 के अनुसार 23वां सौर कलंक घूम चुका है। अब 2013 से अभी 2024 चल रहा है। जब 2024 चल रहा है तो 2013 से 11 साल जोड़ेंगे 2024 इसमें जाके ये 24वां सौर कलंक हो जाएगा, 24वां सौर कलंक। ऐसा ही एक सौर कलंक यानी कि 11 साल पूरा होगा। फिर आगे जाके 2035 में ये 25वां सौर कलंक हो जाएगा। तो ये सौर कलंक एक बढ़ेगा बट 11 साल का, क्योंकि एक बार जाने में इसको 5.5 साल और आने में 5.5 साल लगता है। एक सौर कलंक को 0 डिग्री से 40 डिग्री तक जाने में 5.5 साल लगता है और उसको आने में 5.5 साल, यानी कि पूरा दोनों तरफ के चक्कर लगाने में एक सौर कलंक को 11 साल लगता है। और 2013 में इसको 23 देखा गया था, 2024 में 24 और 2035 में 25 देखा जाएगा। तो इस तरह का अब यही पूछेगा कि अगर यही सिलसिला चलते रहा, अगर यही सौर कलंक 100 चक्कर लगा दिया, जैसे कि 23, 24, 25, 26, 27, 100, यानी कि सौर कलंक जो सौर कलंक है ये 100 चक्कर लगा दिया। अगर 100 चक्कर लगा दिया तो एक सोलर इवेंट के नाम से जाना जाएगा। एक सोलर इवेंट के नाम से इसको जाना जाएगा। आप यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा। ये 2013 में 23वां सौर कलंक घूम गया था, 2024 में 24वां घूम जाएगा, 2035 में 25वां घूम जाएगा। 80 करते करते 35 में, फिर जाके 46 में, फिर जाके 57 में, 2057 में, 26, 27, 28, 29, 30, मतलब कि 100 चक्कर लगा दिया। 100 सौर कलंक घूम गया। 100 सौर कलंक जो है ये 100 चक्कर लगा दिया, यानी कि 11 साल में एक चक्कर, तो 100 को हो गया माई देवे। तो उस 100 को जिस दिन हो जाएगा, जिस टाइम, जिस समय, तो वो 100 चक्कर नहीं नाम जाना जाएगा, वो उस समय से एक सोलर इवेंट के नाम से जाना जाएगा। तो आप यहाँ तक समझ गए। अब आपको हम ले चलते हैं सूर्य के प्रकाश के बारे में। जो सूर्य के बाहरी परत होता है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना होता है। ग्रहण के समय कोरोना का देखा जाता है। कोरोना का डिग्री होता है 32,400 सेल्सियस तापमान होता है। फोटोस्फीयर के 6000 होता है। क्रोमोस्फीयर के 32,400 होता है। वो बाहर के आंतरिक भाग होता है। तो वही देखते हैं। अब ये तो समझ गए, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। देखिए ये हमारा हो गया कोरोना, ये हमारा हो गया कोरोना, लपटा के समान होता है। ये हो गया कोरोना।
कोरोना, इसका इसका 27 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। तापमान, ये कोरोना का 27 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। दूसरा हमारा ये सूर्य, ये सूर्य, ये सूर्य, ये हमारा हो गया सूर्य। ये जो होता है ना, ये हमारा फोटोस्फीयर हो गया। ये हो गया फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर, इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो हमारे होता है बाहरी परत दिखाई दे रहा है, ये फोटोस्फीयर हो गया। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी में फोटोन की अधिकता पाई जाती है, इसमें फोटोन की अधिकता पाई जाती है। और ये जो होता है हमारा सूर्य के बाहरी के आंतरिक भाग, ये कभी कभी पूछता है सूर्य के आंतरिक भाग या सूर्य के बाहरी के आंतरिक भाग, दो तरह से पूछता है। तो सूर्य के आंतरिक भाग पूछे या बाहरी के आंतरिक भाग पूछे या मध्य भाग पूछे तो उसको हम लोग क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, इसका 32,400 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 32,400 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसी क्रोमोस्फीयर में गैसों के उठते प्रवाह को, इसी क्रोमोस्फीयर में गैसों के उठते प्रवाह को हम लोग स्पीकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीकुलर। गैसों के उठते प्रवाह को स्पीकुलर कहते हैं। स्पीकुलर कहते हैं। स्पीकुलर कहते हैं। क्रोमोस्फीयर में गैसों के उठते प्रवाह को क्या कहते हैं? स्पीकुलर कहते हैं। तो आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बताते हैं, जब ये ग्रहण लगता है ना, ग्रहण, तो हम लोग ये कोरोना जाके छा जाता है। और जब ये कोरोना छाता है ना, तो ये कुछ हिस्सा तक दिखता है, कुछ हिस्सा तक सूर्य का प्रकाश वहीं से निकलता है। जब वहाँ से निकलेगा ना तो उसका तापमान अधिक हो जाएगा। अभी हमारे पास तापमान कितना आता है? 6 डिग्री सेल्सियस आता है, जिसके कारण जब बाहर से आता है तो उसमें बैटरी का सेल बनाता है, तो उसको थोड़ा सा रोक देता है, उसको कम कर देता है तापमान, जो हम लोग को नहीं नुकसान पहुँचा पाता है। अब उसके बाद में जो होता है ये कोरोना जब होता है, छाता है सूर्य पर, तो ग्रहण के समय ही उन्हें देखने को मिलता है। कोरोना कब देखने को मिलता है? उन्हें जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय देखने को मिलता है। तो उस समय उसका प्रकाश कितना होता है? 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? उसका तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो अब यहाँ तक आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये समझ गए, अब इसका कोर भाग समझ गए, रेडिएशन भाग समझ गए, कन्वेक्शन भाग समझ गए, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक दो बार वीडियो को चला कर देखिएगा, समझ में आ जाएगा बढ़िया से, कोई भारी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि पृथ्वी से, अब इसमें कुछ हिस्सा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि ज़रूरी है, 4, 5, 6 होगा। अब इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि ग्रह जो होता है उसके पास अपना, उसमें और अपनी प्रकाश नहीं होता है, जो सूर्य के, वो अपने नज़दीक की तरह सूर्य पर निर्भर रहता है, वो अब सूर्य का ही चक्कर लगाता है, अपने नज़दीक की तरह सूर्य का ही चक्कर लगाता है। उसके पास ग्रह एक ऐसे पिंड है जिसके पास अपने, उसमें अपनी प्रकाश दोनों नहीं होता है, वो अपने निकटतम तरह सूर्य पर निर्भर करता है और सूर्य का ही चक्कर लगाता है। उसके बाद में सूर्य ग्रह के वर्तमान प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी। वर्तमान प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी। अब वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। तो किसको हटाया? तो प्लूटो ग्रह को ग्रहों के श्रेणी से हटा दिया। 24 अगस्त 2006 के चेक गणराज्य की राजधानी अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक में इसको प्लूटो ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौना ग्रह में डाल दिया गया। मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई और उस बैठक में जो प्लूटो ग्रह है उसको ग्रह के श्रेणी से निकालकर बौना ग्रह में डाल दिया गया और उसका नाम दे दिया गया 134340। उस बौना ग्रह का नाम क्या है? पूछता है बड़े ऑब्जेक्टिव में, 1343 नाम किसका है? 134340 किसका नाम है? तो ये बौना ग्रह का नाम है। बौना ग्रह का पूरा नाम प्लूटो ग्रह था। उसको ग्रह के श्रेणी से निकालकर बौना ग्रह में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उसका आकार छोटा था, उसका आकार अत्यधिक छोटा था। सब जितना ग्रह है बुध ग्रह से भी छोटा था। सबसे छोटा ग्रह बुध है अभी वर्तमान में पूछता है तो, बट अभी उसको ग्रह में नहीं है तो पूछता है बुध ग्रह देता है। बुध से भी छोटा था, वो क्षुद्र ग्रह के समान था, इसलिए उसको आकार बहुत छोटा होने के कारण उसको बौना ग्रह में डाल दिया गया। और उसका जो
जो उसका दीर्घवृत्तीय कक्षा था वो दीर्घवृत्तीय कक्षा नहीं था, उसका दीर्घवृत्तीय कक्षा नहीं था और वो वरुण की कक्षा को काटती थी। इसके कारण उसको ग्रह के श्रेणी से निकाल कर बौना ग्रह में डाल दिया गया। तो वो जो एक एडवांस में था प्लूटो ग्रह, उसके बारे में समझ गए। अब आते हैं हम ये 4-5 क्वेश्चन लेते हैं कि वीडियो भी लंबा हो जाएगा। अब देखिए सूर्य के द्रव्यमान, सूर्य के द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000। सूर्य के द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। सूर्य के द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। तो अब समझ गए। अब सूर्य का व्यास है, अब हम लोग सूर्य के व्यास जानते हैं। व्यास पृथ्वी से, सूर्य के व्यास पृथ्वी से 109 गुना है। अब सूर्य का ही गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से, सूर्य का ही गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से सूर्य का ही गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना है। कितना है? 28 गुना। अब सूर्य का ही घनत्व पृथ्वी से, सूर्य का घनत्व पृथ्वी से कितना है? 20 गुना। अब सूर्य से निकलता है क्या? सूर्य में 10 के पावर 26 जूल ऊर्जा निकलती है। 26 जूल ऊर्जा प्रवाह होती है या निकलती है। सूर्य से 10 के पावर 26 जूल ऊर्जा निकलती है। सूर्य का घनत्व पृथ्वी से 20 गुना है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। और सूर्य का दूरी पृथ्वी से, सूर्य का दूरी देखिए, सूर्य का दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। उसका 14.96 करोड़, बट उसको मोटा मोटी एवरेज में लोग 15 करोड़ बोलते हैं। उसको एवरेज में 15 करोड़ बोला जाता है, बट उसका करेक्ट अगर जो बोला जाए तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है सूर्य का दूरी पृथ्वी से। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। तो आप यहाँ तक समझ गए। अब आपको देखिए अगला वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ग्रहों के बारे में बताएंगे कि सूर्य से दूरी ऐसे ग्रहों की श्रेणी पहले दो में बांटा गया है। ग्रहों को कितने श्रेणी में बांटा गया है? दो में। एगो पार्थिव और जेबियन। पार्थिव ग्रह होता है जो वो पृथ्वी से समांतर रखता है, उसका घनत्व अधिक होता है और वो ठोस अवस्था में होता है और उसको आंतरिक भाग भी कहते हैं। पार्थिव क्या होता है? पार्थिव एक आंतरिक भाग होता है, पृथ्वी से समांतर रखता है, उसका अधिक घनत्व होता है और वो ठोस अवस्था में रहता है। ग्रहों की श्रेणी कितना है? दो, एक पार्थिव एक बेंजियन। तो बेंजियन जो जेबियन होता है, बेंजियन कहा जा रहा है। जेबियन जो होता है वो बृहस्पति से समांतर रखता है, उससे घनत्व कम होता है और आकार बड़ा होता है, उसको बाहरी ग्रह भी कहते हैं। वो गैसीय अवस्था में रहता है। तो एक पार्थिव हो गया, एक जेबियन। पार्थिव ग्रह पृथ्वी से और जेबियन ग्रह बृहस्पति से। अब हम एक और लास्ट देख लेते हैं, सूर्य से दूरी में देखिए ग्रह। सूर्य से दूरी में ग्रह पहला आ जाएगा बुध, फिर आ जाएगा शुक्र, फिर आ जाएगा पृथ्वी, फिर आ जाएगा मंगल, फिर आ जाएगा क्षुद्र ग्रह बीच में, फिर बृहस्पति, फिर आ जाएगा शनि, फिर आ जाएगा अरुण, फिर आ जाएगा वरुण। सबसे ठंडा कहा जाए तो अरुण और वरुण, शनि